कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं बिलाल। हम सीख रहे हैं Next.js 13। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे एपीआईज के बारे में कि एपीआईज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये किस तरह से वर्क करती है। एपीआईज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसकी डेफिनेशन है एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज अ वे फॉर टू और मोर कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। आसान भाषा में कि दो एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन को कहते हैं एपीआईज, या दो एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में कम्युनिकेशन का जरिया है एपीआईज, या वो एपीआईज के जरिए आपस में बातचीत कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इससे भी आसान तरीके कार में अगर समझाया जाए तो एपीआई जो है एक ब्रिज है जो दो चीजों को आपस में कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है। अब वो दो चीजें क्या है, एक है डेटाबेस और एक है क्लाइंट या यूजर। तो एपीआई जो है मेरी नजर में एक ब्रिज का काम करता है, और वो ब्रिज को आप कम्युनिकेशन कह दें या उसको एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कह दें, मुख्तलिफ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें रिक्वेस्ट जारी होती है और आ रही होती है। आमतौर पे एपीआईज के बहुत सारे ओपिनियन है और सभी में यही समझाने की कोशिश की गई है कि एपीआईज क्या होती हैं और किस तरह वर्क करती हैं। इस तरह मेरा भी एक ओपिनियन है जिसमें मैं ये कहता हूं कि एपीआई एक ब्रिज का काम करती है दो एप्लीकेशन के बीच में। ठीक है, ये हो गई ये एपीआईज की डेफिनेशन हो गई। अब एपीआईज के कुछ मेथड होते हैं। क्या मेथड होते हैं? आमतौर पर कोई भी वेबसाइट या किसी भी सॉफ्टवेयर में चार काम हो रहे होते हैं। वो चार काम क्या होते हैं? एक होता है गेट रिक्वेस्ट, मतलब कोई चीज रीड कर रहे होते हैं, कोई डेटा आ रहा है और उसे हम रीड कर रहे हैं। दूसरा होता है पोस्ट रिक्वेस्ट या पोस्ट मेथड। वो क्या होता है? वो होता है कोई क्रिएट करने के लिए, कोई पोस्ट क्रिएट करने के लिए, कोई ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, या कोई यूजर क्रिएट करने के लिए, या ए टू जेड कोई भी डेटा जो है हमें डेटाबेस को सेंड करना है या क्रिएट करने के लिए सेंड करना है, उसको कहते हैं पोस्ट मेथड। तीसरा आ जाता है पैच रिक्वेस्ट या पैच मेथड। पैच मेथड जो है किसी भी डेटा को अपडेट करने के लिए यूज होता है। क्लियर? फोर्थ मेथड जो है, चौथा मेथड है, वो है डिलीट रिक्वेस्ट या डिलीट मेथड। किसी भी आइटम को, किसी भी चीज को, किसी भी डेटा को, किसी भी यूजर को या किसी भी ऑर्डर को या ए टू जेड किसी भी में जो डेटाबेस के अंदर कोई भी चीज है उसको डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है डिलीट मेथड। तो ये हो गए इसके मेथड। अब हम एक डायग्राम से समझते हैं कि एपीआईज जो है किस तरह से वर्क करती है। वैसे फेसबुक पे बहुत सारी गूगल पे बहुत सारी डायग्राम है, मुझे ये पसंद आई तो मैंने इसलिए आपके सामने शेयर कर दी। अब ये देखें, ये है मुख्तलिफ क्लाइंट या मुख्तलिफ यूजर, जिसमें मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, एप्पल की, एंड्रॉइड की, विंडो की, और ये ब्राउजर्स हैं। यहां से क्या हो रहा है, यहां से कुछ रिक्वेस्ट जा रही है। अब इसमें हम नहीं जाते, उससे हमें कोई सरोकार नहीं कि वो रिक्वेस्ट कौन सी रिक्वेस्ट जा रही है। गेट की जा रही है, पोस्ट की जा रही है, डिलीट की जा रही है, ए टू जेड कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट जो है यहां से क्लाइंट की तरफ से यहां पर आ रही है, या यूं कहते हैं कि मुख्तलिफ एप्लीकेशन से एपीआईज को रिक्वेस्ट जा रही है। अब एपीआई चूंकि एक ब्रिज है जो कि डेटाबेस और इन एप्लीकेशन के बीच में है। डेटाबेस भी एक तरीके की एप्लीकेशन ही है यूं कह दो, ठीक है, या एक तरीका स्टोरेज है। तो ये और ये इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन का जरिया है वो एपीआई है, ये हमारा सर्वर है। सर्वर जो है एक तरीके का एल्गोरिथम होता है, एक तरीके की कोडिंग होती है जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट बनाते हैं, उस रिक्वेस्ट को हम कहते हैं एपीआईज। ठीक है, तो अब ये सब क्लाइंट जो हैं कुछ ना कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ए टू जेड कुछ भी रिक्वेस्ट हो सकती है, गेट की, पोस्ट की, डिलीट की या पैच की। तो यहां से रिक्वेस्ट जा रही है। अब वो रिक्वेस्ट जा रही है डेटाबेस में, क्योंकि सारा डेटा तो डेटाबेस में है। फिर एज पर रिक्वेस्ट डेटाबेस इनको रिस्पॉन्स कर रहा है, और वो रिस्पॉन्स जो है ये वापस इनको भेज रही है कि लाइक के भाई आपने जो रिक्वेस्ट की थी ये उसका रिजल्ट है, आपने जो रिक्वेस्ट की थी वो इसका रिजल्ट है। और मुख्तलिफ जो क्लाइंट है उनको जो जो रिक्वेस्ट है उनको उनके रिजल्ट लाके दे रही है डेटाबेस में। अब एपीआई किस तरह से वर्क करती है, इसमें कुछ प्रोटोकॉल होती है, कुछ पॉलिसीज होती है कि जिसके थ्रू कोई डेटा जो है आपस में हम
जो उनको डेटाबेस से डेटा स्पेसिफिकली डेटा लेकर आता है। क्योंकि अब जरा इस सिनेरियो को समझते हैं कि ये क्या चीज है, प्रोटोकॉल पॉलिसीज का क्या प्रॉब्लम है, ऑथेंटिकेशन का क्या प्रॉब्लम है। अब यहां पे आ जाते हैं फेसबुक, इसकी मिसाल समझते हैं। अब फेसबुक को जब मैंने ओपन किया तो फेसबुक ने मुझे कहा कि भाई आप ऑथेंटिकेशन तो करें, पहले आप अथोराइज पर्सन तो बन जाएं। अगर आपके पास यूजर और पासवर्ड है तो हमें दे दें, हम जाएंगे डेटाबेस में रिक्वेस्ट करेंगे, तो जो आपके लिए प्रोटोकॉल या पॉलिसी है, आप स्पेसिफिकली यूजर की बात कर रहा हूं, जो आपके लिए प्रोटोकॉल और पॉलिसीज हैं उसके मुताबिक डेटा को ले आएंगे, आपके सामने विजिबल कर देंगे। अगर ये प्रोटोकॉल और पॉलिसीज ना हो या ये ऑथेंटिकेशन ना हो तो फेसबुक के पास तो बहुत सारा डेटा है। अब वो सारा के सारा डेटा आपके सामने ले आना ये भी ठीक नहीं है। वो सारे के सारा डेटा आपके सामने ले आना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो आपको तो सारे डेटा की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ उस चीज की जरूरत है जो स्पेसिफिकली जिसका सिर्फ आपसे ताल्लुक हो। तो ये जो ताल्लुक है, यही ताल्लुक को मेंटेन करने के लिए एपीआई डेटाबेस के पास जाएगी कि भाई ये यूजर है, इसका ताल्लुक जिन चीजों से है उसका डेटा मुझे दे दें, और वो आपको लाके शो कर देगी। अब वो ताल्लुक आपको बताना होगा कि आपका ताल्लुक क्या है उससे। तो ये है वो ताल्लुक, आप कहेंगे कि भाई मैं बिलाल हूं और ये मेरा पासवर्ड है। पासवर्ड इसलिए जरूरी है कि वरना आपका डेटा कोई चोरी ना कर ले, कोई लीक ना हो जाए, इसलिए सब चीजें ऑथेंटिकेशन जरूरी होती है। आपने यहाँ पे अपना ताल्लुक बता लिया, जैसे ही लॉगिन पे आप जो लॉगिन करेंगे पीछे से एक एफपीआई फायर हो जाएगी बैकग्राउंड में कि वो जाएगी डेटाबेस से, ये जो है ताल्लुक उनसे बताएगी कि भाई इस तरह का जो है यूजर आया है, इस रिक्वेस्ट के ऊपर जो इनका डेटा है वो जरा मुझे दे दे, तो मैं इनके पास जाके विजिबल कर दूं, और वो फिर वो डेटा आपके पास आ जाएगा, ना कि पूरा फेसबुक का डेटा ऑल ओवर उठ के आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से कर कोई जो ग्रुप होते हैं वो पब्लिक होते हैं कि वहां पे बिना ज्वाइन किए आप उस पर मैसेजेस कर सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं। और कुछ ग्रुप होते हैं जो सिर्फ कहते हैं कि हम अपने यूजर को ही अलाउ करते हैं। मतलब फिर वहीं पे वही बात आ जाती है कि कोई ग्रुप आप ज्वाइन करें मतलब उसका हिस्सा बने, उनसे अपना ताल्लुक जाहिर करें कि मैं आपका हिस्सा हूं। फिर वो आपको ऑथेंटिकेट करेंगे कि ठीक है हम देखते हैं आप हमारा हिस्सा है या नहीं। वो ऑथेंटिकेट करेंगे, आपको ओके करेंगे, रिक्वेस्ट को ओके करेंगे, ठीक है आप हम में शामिल हो जाएं। फिर आपको इजाजत मिलेगी वहां पे पोस्ट बनाने की। तो पोस्ट बनाने की इजाजत मिलेगी, ये सब कौन तय कर रहा होता है? ये एपीआईज के जरिए तय हो रहा होता है कि आप जो हैं कहां तक आपका ताल्लुक है, आपको क्या, आपके ऊपर जो है किस तरह के प्रोटोकॉल हैं, किस तरह की पॉलिसीज लगी हुई हैं, आप जिस तरह के यूजर हैं उनको कितना डेटा, आपका जो है कितना डेटा है जो आपको एपीआईज के जरिए आपको आप तक पहुंचाया जाए। ये बात भी यहाँ पे समझ में आ गई कि एपीआईज किस तरह से डेटा को ले आती है, लेकिन अभी भी प्रैक्टिकली हमने नहीं देखा क्योंकि हमारे पास अपनी कोई एपीआई नहीं है। वो भी बनाएंगे लेकिन अभी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हमारे पास एक लिंक है, ये डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, सिंपल बुक्स एपीआई के नाम से, जो हमें इस तरह की एपीआई प्रोवाइड करता है कि आप इसके ऊपर अपने एपीआईज का कॉन्सेप्ट क्लियर करें और हमारी इन एपीआईज को टेस्ट करें और उससे आप रिजल्ट भी मिलेंगे आपको। तो हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। अब ये प्रैक्टिकल करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? इसको प्रैक्टिकल करने के लिए एपीआई टेस्टर की जरूरत पड़ती है। और एपीआई टेस्टर बहुत तरह के होते हैं, जिसमें एक है पोस्टमैन। आप गूगल पे लिखेंगे पोस्टमैन, आपके सामने ये पेज आ जाएगा, ये पोस्टमैन है। आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, पोस्टमैन डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, फिर उनको यूज कर सकते हैं। एक तरीकाकार ये है एपीआई को टेस्ट करने का। क्लियर हो गया? इसको भी कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, एक और तरीका है एपीआई को टेस्ट करने का, वो है थंडर क्लाइंट। अब ये थंडर क्लाइंट क्या भला है? थंडर क्लाइंट क्या भला है? वही जो पोस्टमैन काम करता है वही थंडर क्लाइंट काम करता है। आप यहां पे लिखेंगे थंडर क्लाइंट तो आपके सामने ये आ जाएगा। आपको इसे इंस्टॉल कर देना है यहीं से। जब इंस्टॉल कर देंगे तो यहां से आप इसको क्लिक करेंगे तो ये थंडर क्लाइंट आपके सामने खुल जाएगा और इसके जरिए भी एपीआई को टेस्ट किया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से।
तो अब एपीआईज को टेस्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम इस लिंक के ऊपर, इस पेज के ऊपर आते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे देखो ये कहता है दिस एपीआई अलाउ यू टू रिजर्व अ बुक, मतलब ये एपीआई जो है ये कुछ डेटा हमें ला कर देगी। तो हम इसे कॉल करते हैं, मैंने इसको कर दिया कॉपी और आ जाते हैं अपने थंडर के ऊपर, थंडर क्लाइंट, और यहाँ पे करते हैं न्यू रिक्वेस्ट। अब न्यू रिक्वेस्ट जब मैंने कहा तो यहाँ देखो मेरे पास आ गए कुछ मेथड। हमने मेथड पढ़े थे गेट, पोस्ट, डिलीट, पेज, और यहाँ पे और भी हैं, लेकिन आमतौर पर गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट और पेज का मेथड इस्तेमाल होता है। ठीक है, हमने इसको भी अभी जिक्र किया। तो अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे गेट का मेथड सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये एपीआई को कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट सेंड करता हूं और ये रिक्वेस्ट किसी सर्वर पे जाएगी। अब वो सर्वर कहां पर है, क्या कर रहा है, किस तरह बना है, कितना डेटा है, हमें कुछ नहीं पता, हमें से सरोकारी नहीं। उस सर्वर से किसी ने हमें ये एपीआई लाके दे दी कि आप इसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, ये हमारी एपीआई है जो आपको कुछ डेटा ला कर देगी। मतलब एक हमारी एप्लीकेशन हो गई जिसपे अभी हम काम करें, और एक और एप्लीकेशन है जिसके ऊपर ये रिक्वेस्ट जाएगी, जिसके ऊपर से कुछ डेटा आएगा। अब उसके पीछे फिलहाल आपको सोचने की जरूरत नहीं कि क्या कोडिंग है, किस तरह से आ रहा है। फिलहाल हम ये समझते हैं कि किस तरह से आ रहा है और किस तरह से वर्किंग हो रही है, और हम अपनी भी एपीआई जब बनाएंगे तब हमें और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे मेथड सिलेक्ट किया गेट का, हमने एपीआई को पेस्ट कर दिया और हम करते हैं सेंड। जरा सा टाइम लेगा, रिक्वेस्ट चली गई, रिस्पॉन्स आ गया। रिस्पॉन्स में आ गया देखो स्टेटस 2000 ओके, मतलब ये बिल्कुल सही एपीआई है, इसने पूरा जो एपीआई ने अपना काम कर दिया है। और इसने हमें एक मैसेज लाके दिया जो कि एक ऑब्जेक्ट में है, ये ऑब्जेक्ट हमें वो रिटर्न कर रही है एपीआई, और इसके अंदर लिखा हुआ एक मैसेज वेलकम टू द सिंपल बुक्स एपीआई। ये डेटा इस एपीआई ने हमें लाके दे दिया। यहां पे बात समझ में आ गई। और ये रिक्वेस्ट जो है ये एपीआई पब्लिक है, इसके ऊपर कोई ऑथेंटिकेशन हमें नहीं आई। ये चीजें भी क्लियर होगी अभी कि ऑथेंटिकेशन क्या होती है, किस तरह से आती है, उसको भी क्लियर करते, बट अभी तक नहीं आई। मतलब ये पब्लिक एपीआई है, इससे कुछ भी कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। अब ये कहता है एंड पॉइंट्स। देखो एपीआई के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है बेस यूआरएल, एक होता है उसका एंड पॉइंट या राउट। अब ये क्या होता है भला, ये क्या भला है, इसको समझते हैं। ये कहता है एंड पॉइंट्स, स्टेटस पता करो। एक एपीआई है जिसके अंदर गेट की रिक्वेस्ट बनेगी और स्लैश स्टेटस लिखा जाएगा। तो मैं इस स्लैश स्टेटस को करता हूं कॉपी, ये एंड पॉइंट है। ठीक है, मैंने इसको कर दिया कॉपी, और यहां पे देखिए कह रहे कि इसके ऊपर आप गेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो आपको स्टेटस पता चलेगा, और ये एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। आ जाते हैं। अब ये हमें गेट मेथड का कहा, ठीक है, हमारा मेथड गेट ही है और ये हमारी एपीआई है, ये हमारी बेस यूआरएल है। ठीक है, ये हमारी बेस यूआरएल है या बेस एपीआई है। यहां पे हम लगाएंगे स्लैश और हम इसे बताएंगे राउट, या इसको कह दे एंड पॉइंट। एंड पॉइंट भी कह सकते हैं, इसको राउट भी कह सकते हैं। एक्चुअली ये एक पूरी एपीआई है, लेकिन एपीआई के भी दो हिस्से किए जाएं, इसको तोड़ा जाए तो इसके अंदर दो पार्ट निकलते हैं। एक बेस यूआरएल कहलाती है इसकी, जो कि ये है, ये इसकी बेस यूआरएल है। हर एपीआई में ये यूज होगी जिस सर्वर की वो है, क्योंकि वो बेस है, बेसिक है, लिखना लाजमी है। उसके बाद उसका राउट आएगा, उसका एंड पॉइंट आएगा कि भाई ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका राउट है। अब हम इस एपीआई के राउट या इस एपीआई को जाके हिट करते हैं। ये एक अलग एपीआई है और ये एक अलग एपीआई है। तो हम अब दूसरी एपीआई को हिट करते हैं जिसको स्टेटस पता करना है, और गेट की रिक्वेस्ट इससे सेंड करते हैं, सेंड। तो देखो हमें यहाँ पे स्टेटस मिल गया ओके। अगर मैं इस एस को मिटा दूं और रिक्वेस्ट सेंड करूं तो देखो हमें आ गया एरर। क्यों एरर आ गया? क्योंकि ये एपीआई सही नहीं है, इसमें कुछ मिसिंग है। तो मैं दोबारा से इसको कंट्रोल जी करूं और रिक्वेस्ट भेजूं तो ये होता है एपीआई का यूआरएल, और इसके जरिए रिक्वेस्ट दी जाती है और उसके जरिए रिस्पॉन्स आते हैं। अभी हमें क्या रिस्पॉन्स आया है? स्टेटस इसका ओके है और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है जिसके अंदर है स्टेटस ओके। ठीक है,
ये बात भी समझ में आ गई कि एपीआई को अगर तोड़ा जाए तो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है बेस यूआरएल जो कि हमने बताया कि वो है ये, और एक होता है उसमें एंड पॉइंट या राउट, वो है ये। क्लियर हो गई बात? ओके, दोबारा से आगे आ जाते हैं। अब वो कहते हैं कि भाई इस एपीआई के अंदर या इस राउट के अंदर या इस एंड पॉइंट के अंदर एक गेट रिक्वेस्ट करेंगे आप तो आपको बुक्स का डेटा मिल जाएगा। अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो सब पब्लिक एपीआई है, हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आई कि आप अथॉराइज पर्सन नहीं है, ठीक है। तो अब हम दोबारा से गेट की रिक्वेस्ट बनाते हैं और स्टेटस की जगह अपने राउट को चेंज करते हैं, एंड पॉइंट को चेंज करते हैं और लिखते हैं बुक्स। आ जाते हैं दोबारा, स्टेटस को मिटा देते हैं और लिखते हैं बुक्स और रिक्वेस्ट करते हैं। गेट की रिक्वेस्ट है देखें, और मैंने रिक्वेस्ट कर दी। हमारे पास कुछ डेटा आया जिसके अंदर किताबें हैं, किताबों का डेटा। अब वो डेटा क्या है? एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ये देखें, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसके अंदर डेटा आ रहा है। ठीक है, ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? उस ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी है, नेम है, टाइप है और अवेलेबल की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कुछ डेटा है, ID1 है और उसका ड्यूरेशन और फिक्शन और ट्रू। ये हमारे पास डेटा लेके आ रही है, ये आईपी और स्टेटस आ गया। ओके, यहां भी बात ठीक है। दोबारा आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कहता है कि आप गेट रिक्वेस्ट बनाएं इस एंड पॉइंट पर, इस एंड पॉइंट के ऊपर एक गेट रिक्वेस्ट बनाएं तो आपको इंडिविजुअली जो डेटा है वो आ जाएगा आपके सामने। कोई एक स्पेसिफिकली बुक आ जाएगी तो हम करते हैं कॉपी और आ जाते हैं आईडी। देखिए यहां पे क्या है, हमारी तो ऑलरेडी यहां पे बुक्स हमने लिखा हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बुक की जो आईडी है वो हमें लिखनी है, तो उस बुक का सिर्फ हमें डेटा मिल जाएगा। ओके, आते हैं दोबारा। यहां पे अगर हम देखें, ये हम कहते हैं कि भाई ये वाली आईडी है ना 3, ये वाला मुझे सिर्फ स्पेसिफिकली डेटा चाहिए, मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उसने कहा कि एक एपीआई है और हम लिखते हैं उसके बाद उसकी आईडी 3, जो भी आईडी लिखे उसका डेटा आ जाएगा, बट हमने लिखा 3। हमने इसके राउट को चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये दूसरी एपीआई है, हमने की रिक्वेस्ट सेंड और दोबारा से हमें क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट मिला जिसके अंदर सिर्फ 3 आईडी है, मतलब एक ही बुक का डेटा है और कुछ नहीं। अब हमें एक ही बुक का डेटा मिला, वो क्या डेटा है? जिसकी आईडी 3 है वो डेटा आ गया। अगर मैं यहां करता हूं 4, तो अब जो 4 पे होगा वो डेटा आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? अगर हम कोई ऐसा नंबर लिख लें लाइक 40, वो हमारे पास डेटा ही नहीं है, तो क्या रिस्पॉन्स आता है ये भी देख लेते हैं। स्टेटस 404 नॉट फाउंड, एरर, एक ऑब्जेक्ट मिला जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है एरर और लिखा हुआ है नो बुक विद आईडी 40, मतलब इस आईडी से कोई बुक अवेलेबल नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, हम बुक पे ही आ जाते हैं। ये भी राउट हमें समझ में आ गया। अभी तक सारी रिक्वेस्ट है हमारी गेट की चल रही है। क्लियर? दोबारा आगे आ जाते हैं। अब वो कहते हैं कि सबमिट एन ऑर्डर, और ये रिक्वेस्ट है पोस्ट। अब पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों है ऑर्डर के ऊपर? ऑर्डर के ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट इसलिए है कि हम कोई ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, हम ऑर्डर सबमिट कर रहे हैं। अगर हमारे इस पेज पे आए तो पोस्ट रिक्वेस्ट हमने कहा है फॉर क्रिएट। हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? हम जो भी चीज क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए हमें पोस्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके, तो हम किस पे, हमने कहा यहां ऑर्डर्स, हम अपने राउट्स को पहले राउट को चेंज करते हैं और सबसे भी पहले हम करते हैं पोस्ट, क्योंकि हमें एक ऑर्डर क्रिएट करना है। और इसको हम मिटा देते हैं और यहां पे लिखते हैं ऑर्डर्स। ऑर्डर्स लिखने के बाद हम जरा सा इसके भी ऑर्डर पढ़ लेंगे। भाई इसके ऊपर हमने राउट डिफाइन कर लिया। ये कहते हैं अलाउ यू टू सबमिट अ न्यू ऑर्डर, रिक्वायर ऑथेंटिकेशन। याद रखें, लिखा हुआ है रिक्वायर ऑथेंटिकेशन। अभी तक हमें कोई ऑथेंटिकेशन का एरर नहीं आया, लेकिन समझने के लिए हम बात करते हैं। फिर वो कहते हैं कि भाई
यहां पे जो रिक्वेस्ट जब आपकी जाएगी तो उसके साथ ये ऑब्जेक्ट भी जाना चाहिए। जाहिर है कुछ क्रिएट करेंगे तो कुछ डेटा भी जाना चाहिए ना, कुछ डेटा भी हम उसे भेजेंगे। तो वो क्या डेटा है? वो डेटा यही है, वो डेटा यही है। तो वो हम डेटा भेजते हैं, हम इसको करते हैं कॉपी। और उससे पहले एक और काम करते हैं, मैं जरा सा यहां पर डुप्लीकेट बनती है इसकी डुप्लीकेट नहीं बनती, बट मैं यहाँ पे बुक्स का जो डेटा है ना वो क्योंकि हमें ऑर्डर करना है ना, बुक्स हमें सामने होना जरूरी है। बुक एरर आ गया, क्योंकि देखो ये भी अच्छा हुआ एरर आ गया, जहन में नहीं रहा। अब मैं बुक्स के ऊपर पोस्ट की रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं। बुक्स के ऊपर उन्होंने कहा पोस्ट की रिक्वेस्ट आप नहीं कर सकते, इसके ऊपर गेट मेथड इस्तेमाल होगा। तो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट बनाई, मुझे मिल गई। अब मैं एक और रिक्वेस्ट बनाता हूं और यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम बुलाएंगे अपने ऑर्डर्स, हम एक ऑर्डर क्रिएट करेंगे। सारी चीजें हमारे सामने रहनी चाहिए। यहां पे मेथड करेंगे पोस्ट और यहां पे हम करेंगे ऑर्डर्स। क्लियर है? दोबारा से पेज पे आते कनेक्ट होते हैं। वो कहते हैं आप इस राउट्स के ऊपर और इस मेथड के ऊपर रिक्वेस्ट करें और ऑर्डर क्रिएट करें, और ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आपके पास आप अथोराइज होना जरूरी है। ये बात क्लियर है। और आपको एक ऑब्जेक्ट भेजना है, वो ऑब्जेक्ट क्या है? बुक की आईडी और कस्टमर नेम। ठीक है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को किया कॉपी और आ जाते हैं अपनी रिक्वेस्ट पे। ये हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट, ये आ गए ऑर्डर्स। और अब ये डेटा मैं कहां पे प्रोवाइड करूं? मेरे पास कोई यूआई तो है नहीं, तो डेटा आएगा बॉडी से। ठीक है, बॉडी से डेटा आएगा। अब ये बॉडी क्या चीज है ये भी आपको बता दूं एहतियातन, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर हम लेआउट के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन है, तो ये क्या हो रहा है? ये बॉडी है हमारी। इस बॉडी के अंदर से ही डेटा आ रहा होता है। फॉर्म बनाते हैं, ये सारे चिल्ड्रन हैं जिसके ऊपर कोई फॉर्म का कंपोनेंट होगा, कोई इनपुट होगा जहां पे हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो इस बॉडी से ही रिक्वेस्ट जारी होगी, ये बॉडी जा रही होती है यहां पे। क्लियर है? तो ये यही बॉडी है, ये यही बॉडी है। और इस बॉडी से आएगा ये ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या पास करेंगे? इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम पास करेंगे जो बुक हमें ऑर्डर करना है। तो हमें ये 3 नंबर वाली बुक ऑर्डर करनी है। तो हम कहते हैं कि भाई ये 3 नंबर वाली बुक हमें ऑर्डर करनी है और कस्टमर का नाम है रतन लाल। क्लियर? रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। भाई उन्होंने कहा रिक्वेस्ट तो सही है, आपने बाकी सब रिक्वायरमेंट तो पूरी कर दी, बट मिसिंग अथोराइजेशन। आपको अथॉरिटी नहीं है अभी। क्यों नहीं है? क्योंकि इस तरह से अगर अथॉरिटी ना दे तो कोई भी ऑर्डर सेंड करता रहेगा, किसी को पता ही नहीं पहुंचाना कहाँ है। आप कौन है भाई? आप अथोराइज हैं, हमें क्या पता आप कौन है? हमारे पास आपका कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है। तो पहले आप अपना रिकॉर्ड तो जनरेट करें, आप हमारे पास रजिस्टर तो हो जाए। फेसबुक यही तो कह रहा है आपको। जब आप लॉगिन करने आप facebook.com लिखते हैं तो वो कहता है भाई आप कौन है? हमें क्या पता आप कौन है? आप अथोराइज तो हो, पहले आप लॉगिन करें। लॉगिन नहीं, आप साइन अप करें, आप अपना रिकॉर्ड तो दें, ताकि हम आपको इख्तियार दें कि आपको क्या प्रोटोकॉल प्रोवाइड करें, आप किस तरह के लोग हैं, आपका क्या ताल्लुक है। ये सब चीजें वो आपसे पूछने के बाद आपका एक प्रोटोकॉल बनता है और एक पॉलिसी के थ्रू आपके पास डेटा आता है। ऐसे तो कोई भी फेसबुक का डेटा एक्सेस कर सकता है। इस वजह से होती है अथोराइजेशन, कि उसका इस्तेमाल सही हो और उसको लीक होने का कोई खदशा ना हो। अथोराइजेशन इनक्रिप्ट होती है, सब सीक्रेट होते हैं। ठीक है, और उसकी बिहाफ पे डेटा आपके सामने लाया जाता है। तो अब अथोराइजेशन का इशू आ गया। अथोराइजेशन पे आते हैं। ओके, अब इसके लिए क्या करें? इसके लिए ये करते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप जो है, अगर हम एपीआई ऑथेंटिकेशन आ गई, एपीआई ऑथेंटिकेशन में वो कह रहा है कि आप इसके ऊपर रिक्वेस्ट करें और यहां पे खुद को अथोराइज करें, अपना नाम बताएं, अपनी ईमेल बताएं। ठीक है,
तो हम करते हैं इसको कॉपी या एक और रिक्वेस्ट बनाते हैं अथोराइजेशन के लिए। हम आ गए यहां पर और दोबारा यहां पर आ गए और एक न्यू रिक्वेस्ट बनाई। इस न्यू रिक्वेस्ट में हमने पहले तो ये सारी यूआरएल कर देंगे कॉपी, जो बेस यूआरएल है हमारी, हमने एक बेस यूआरएल को कर दिया कॉपी और यहां पे कर दिया पेस्ट और यहां पे आ जाते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे। तो कहते हैं भाई मेथड होना चाहिए पोस्ट और राउट होना चाहिए ये, तो मैंने कर दिया कॉपी और मेथड को कर दिया पोस्ट स्लैश राउट दे दिया। यहां तक बात आ गई समझ में। पोस्ट का मतलब मेरे जहन में सीधा यही आ रहा है कि कोई पोस्ट मतलब कुछ क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा भाई? यूजर क्रिएट होगा, यूजर का डेटा क्रिएट होगा और ऑथेंटिकेशन क्रिएट होगी, ऑथेंटिकेट होगा। फिर वो अब किस तरह से होगा देखते हैं। वो कह रहे हैं कि बॉडी के अंदर आप जो है ये पास करो। हमने आ गए और यहां पे बॉडी के अंदर हमने ये ऑब्जेक्ट पास किया, बट क्लाइंट नेम इस बार हम क्या करेंगे, क्लाइंट नेम हम लिखेंगे रतन लाल, सब शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। और इनकी ईमेल क्या है? इनकी ईमेल है रतन, ठीक है, इनकी ईमेल है रतन। और हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं। हमें क्या हुआ, स्टेटस कोड 10201 क्रिएटेड, मतलब ये जो डेटा है क्रिएट हो चुका है और इसके अगेंस्ट हमारे पास एक एक्सेस टोकन आ गया। ये टोकन किस तरह से बना है, इस टोकन का क्या मतलब है? ये हमारा अथोराइजेशन लेटर है कि भाई आपको अथॉरिटी है। ये लेटर आप किसी को भी दिखाएंगे, ये लेटर आप किसी को भी दिखाएंगे तो वो आपको अथोराइज कर देगा। अगर आपको कोई रोके यहां पर तो आप उसको ये लेटर बता देना, तो वो आपको फिर नहीं रोकेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। और ये जो टोकन है इसी डेटा की बुनियाद पर बनाया गया है और ये यूनिक होता है, ये टोकन यूनिक होता है, ठीक है। तो यहां पे हम अपनी रिक्वेस्ट को ओपन रखते हैं और आ जाते हैं दोबारा अपनी ऑर्डर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर और अपनी एपीआई के ऊपर ऑर्डर्स। अब हम इख्तियार मिल गया हमें, हमारे पास अथॉरिटी लेटर आ गया, हम ऑर्डर देने के लायक हो चुके हैं। तो हमने क्या काम कर दिया था, हमने पोस्ट रिक्वेस्ट बना दी थी, ऑर्डर्स राउट के ऊपर बना दी थी और ऑब्जेक्ट पास कर दिया था, बट अथोराइजेशन बेरर नहीं किया था। तो अब ये करते हैं, तो ऑर्डर के ऊपर आ जाते हैं। ऑर्डर के ऊपर देखो हमने पोस्ट रिक्वेस्ट बना दी, बॉडी के अंदर डेटा पास कर दिया, कस्टमर नेम नाम दे दिया रतन लाल, स्पेलिंग सही होनी चाहिए ना हर जगह, और ये काम कर लिया। अब देखो ऑथ के अंदर उसने क्या कहा, बेरर, बेरर के अंदर आप करना है हमें क्या, ये वाला टोकन पास। सॉरी कहां गया हमारा, यहां, ठीक है। मैंने यहां पे ये टोकन पास कर दिया, ये लेटर है, मैंने लेटर जमा कर दिया कि भाई हमें ऑर्डर करने का इख्तियार मिल गया। तो यहां पे मैंने ये लेटर पास कर दिया। और अब देखते हैं, देखो मैंने क्या किया, मैंने बॉडी दे दी, बॉडी के अंदर जो मुझे ऑर्डर करना है, जो भी बुक ऑर्डर करनी है उसकी आईडी और कस्टमर नेम जो कि मेरा नाम है और मेरी बिहाफ पे है रतन लाल, ठीक है। तो मैंने बॉडी के अंदर एक डेटा दे दिया, एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया जेसन के अंदर। एक चीज रह गई वो भी आपको बता देता हूं, जेसन के अंदर उसको डेटा पास कर दिया और हमने ऑथ के अंदर चले गए। ऑथ के अंदर बेरर टोकन में हमने ये पास कर दिया, यहां से बेरर टोकन, बेरर सिलेक्ट किया और बेरर टोकन में हमने टोकन पास कर दिया। अब हम करते हैं सेंड। तो देखो हमने जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड की उसने कहा क्रिएटेड ट्रू और ऑर्डर आईडी हमें लाकर दे दी और हमें ऑर्डर आईडी लाकर दे दी। तो इस तरह से हमने अथोराइज भी कर दिया। अब ये हमारा लेटर अथोराइजेशन लेटर, जब इस एपीआई पे कहीं भी हमें रिस्ट्रिक्शन आएगी तो ये लेटर हमें बताना होगा सॉरी, ये लेटर हमें बताना होगा कि भाई हमारे पास अथॉरिटी लेटर है, आप हमें नहीं रोक सकते, ठीक है। तो वो कहेगा ओके ठीक है मुझे बता दें, वो बता देंगे हमें, वो कहेंगे ठीक है वेलकम, आप आ जाएं, इससे गुजर सकते हैं, इस एपीआई को यूज कर सकते हैं। तो ये अथोराइजेशन वाली बात हो गई और क्रिएट भी हो गया। नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं।
अब गेट ऑल ऑर्डर्स, अब अगर इसके ऊपर हम गेट की रिक्वेस्ट बनाएंगे ऑर्डर्स के ऊपर, अभी हमने पोस्ट किया था, अब अगर ऑर्डर को हम गेट रिक्वेस्ट पे बनाएंगे तो क्या होगा, हमारे तमाम ऑर्डर्स जो है शो हो जाएंगे। ये भी देख लेते हैं। हम एक और एपीआई क्रिएट करते हैं और यहां पर इसको कॉपी करते हैं या फिर इसको ही गेट रिक्वेस्ट बना देते हैं, और गेट रिक्वेस्ट बनाने के बाद हम करते हैं, ये हमारी एक्चुअली ये चीज गायब हो जाएगी, मैं नहीं चाह रहा, मैं एक नई एपीआई बना देता हूं। इसको मैंने कॉपी कर दिया और यहां पे मैं आ गया ऑर्डर्स, राउट मेरा ऑर्डर्स है, बेस यूआरएल सेम है और गेट की रिक्वेस्ट है। ठीक है, इससे पहले क्या थी, सेम सब चीजें सेम थी ऑर्डर्स के ऊपर, लेकिन रिक्वेस्ट पोस्ट की थी। लेकिन अब क्या है, गेट की रिक्वेस्ट है। तो मैंने जैसे ही सेंड किया तो देखें दोबारा से एरर आ गया, मिसिंग ऑथराइजेशन। क्यों ये एरर आया, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑर्डर्स तो एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब उससे एपीआई को नहीं पता कि आप कौन हैं, भाई आप हो कौन, वो ये पूछ रहा है आप हो कौन जो मुझसे कह रहे हो कि मेरे जो है ऑर्डर ले आओ, आप बताओ तो सही, अपना तारुफ तो दो तो मैं आपके ऑर्डर्स लेके आऊं। आपने कहा सॉरी, इसके साथ बहुत बहुत माजरत, मैं अपना तारुफ देता हूं, मैं ऑथ के ऊपर आ जाता हूं, मैं बेरर के ऊपर आ जाता हूं और अपना लेटर जमा करवाना है। कहां पे है वो लेटर, ये रहा वो लेटर, कि भाई ये लेटर है मेरे पास कंपनी का, तो इसमें मेरी आईडी वगैरह सब चीजें शामिल है, तो इसको जरा सा ध्यान में रखें और मेरा ऑर्डर जो है लेकर आ जाए। ठीक है, तो अब हम जो हमने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट, यूआरएल, राउट हमारा ऑर्डर, बेरर टोकन हमने पास किया और कर दिया सेंड। आपका ऑर्डर हाजिर, सर आपका ऑर्डर आ गया हमारे पास, ये लें। जब अगर अथॉरिटी लेटर हमने नहीं दिया था या बेरर टोकन नहीं दिया था तो उसने नहीं दिया हमें डेटा। क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं है और उसके पास तो शायद लाखों में ऑर्डर्स हैं, उसे क्या पता आप कौन है और किसका ऑर्डर आपके सामने लाना है। तो जैसे ही हमने उसके पास लेटर जमा किया, जो कि ये रहा, इसे हम टोकन कहते हैं, इस टोकन को हमने जैसे ही जमा किया और मैंने कहा था कि ये टोकन किससे बना है, ये टोकन बना है हमारी डेटा की बुनियाद पे, तो इस टोकन में ये डेटा शामिल है। उसने टोकन को डिक्रिप्ट किया, डिक्रिप्ट करके उसने हमारा जो है नाम निकाला, ईमेल आईडी निकाली, मैच की कि भाई ये बंदा आया है, इसका देखे कौन सा ऑर्डर है, और वो ऑर्डर प्रोसेस किया और प्रोसेस करके हमारे सामने ले आया। और ये जो है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब एक से ज्यादा ऑर्डर हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसे कॉपी करें और यहाँ पे आईडी, ये ऑर्डर आईडी है और मैंने इसको यहाँ पे पास किया और रिक्वेस्ट किया, तो अब मुझे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा कि भाई ये स्पेसिफिकली मैंने कह दिया ऑर्डर बाय आईडी, मैंने राउट को चेंज कर दिया। ये रहा कि आप अगर स्लैश ऑर्डर आईडी देंगे तो स्पेसिफिकली वही ऑर्डर आ जाएगा। यहां तक भी बात आ गई क्लियर। अब वो कह रहा है कि अपडेट ऑर्डर, ऑर्डर को अपडेट करो, मुझे कुछ चेंज करना है इसके अंदर। अच्छा भाई चेंज करना है, तो चेंज क्या करते हैं, चेंज करते हैं वो कहते हैं पहले तो आप पैच का मेथड यूज करें, फिर ऑर्डर का राउट हो, ऑर्डर के राउट के बाद ऑर्डर की आईडी हो। ओके, हम यहां पे पहले करते हैं पैच, बेस यूआरएल है, ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स के बाद इसी ऑर्डर की मैंने आईडी पास कर दी। और अब मैं क्या करता हूं, यहां पे वो कह रहे हैं कि आपको चेंज करने की इख्तियार इन्होंने क्या दिया है, लिमिटेड दिया है कि आप बॉडी में ये डेटा पास करें, मतलब सिर्फ कस्टमर नेम चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, अभी हमारा कस्टमर नेम है रतन लाल। अब मैं क्या करता हूं, बॉडी के अंदर आता हूं और रतन को करते हैं बाय बाय, और एंट्री होती है किसकी, सरमत। और अब मैं दोबारा अगर मैं यहां से टोकन मिटा दूं तो दोबारा से पूछेगा भाई आप लेटर बताएं आपके पास इख्तियार है या नहीं, तो वहां पे हमने टोकन दिया हुआ है। और बॉडी के अंदर मैंने कहा भाई ये जो कस्टमर नेम है रतन लाल को रिप्लेस कर दो सरमत से। मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, ठीक है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई, नॉट कंटेन, मतलब हमें कुछ रिटर्न में इस बार नहीं मिला इस बार हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिला, बट एक स्टेटस मिल गया 204 सॉरी, स्टेटस मिल गया 204, तो अपडेट हो चुका है क्योंकि ग्रीन है, वरना रेड हो जाता हमें।
तो अब हम चेक करते हैं इसी के ऊपर पेज को हम करते हैं गेट और यहां पे करते हैं रिक्वेस्ट सेंड। देखो कस्टमर नेम चेंज हो गया सरमद। क्लियर हो गई यहां तक भी बात, ये भी बात सही हो गई। आगे चलते हैं। अब आता है डिलीट मेथड। कुछ भी नहीं, बहुत आसान, ये तो आप बहुत ज्यादा आसान से कर देंगे, ये आपका होमवर्क है। क्या है? डिलीट मेथड है, ऑर्डर्स का राउट है, उस ऑर्डर्स के राउट में स्लैश जो है आपको ऑर्डर की आईडी पास करनी है, जो कि क्या है? सेम यही चीज है। ऑर्डर्स का राउट है, ऑर्डर्स की आईडी हमने दी हुई है और यहां पे सिर्फ आपको डिलीट का मेथड सिलेक्ट करना है और सेंड करना है। और सेंड करने से पहले मैं यहां पे जो है लेटर को मिटा देता हूं और सेंड कर देता हूं। ठीक है, इस एरर को आपको सॉल्व करना है। मैंने लेटर मिटा दिया और जवाब भी बता दिया, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है। तो इस तरह से एपीआईज जो है वर्क करती हैं, इस तरह से ऑथराइजेशन होती है। कोडिंग में किस तरह से होगी आगे वो हम चेक करेंगे, बट इस तरह से एपीआईज जो है वर्क करती हैं, इस तरह से ऑथराइजेशन बनाई जाती है। क्यों ऑथराइजेशन बनाई जाती है, क्यों ऑथेंटिकेट किया जाता है, ये सब चीजें भी हमने जानी। एक चीज रह जाती है, वो ये है कि ये जो हमें डेटा आता है वो सारा डेटा, यहां पे अगर मैं देखूं, ये जो हमें डेटा आ रहा है ये सारा डेटा होता है जेसन में। जेसन में ही हम डेटा भेजते हैं, जेसन में ही डेटा रिसीव करते हैं। अब जेसन ही क्यों? क्योंकि जेसन को स्टैंडर्ड बना दिया गया है, उसको तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है समझती हैं और उसी के ही जरिए डेटा को पास करती हैं, उसी के जरिए डेटा को गेट करती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।